हाय गाइस, वेलकम टू रावेंद्र एकेडमी। और आज हमारा बूस्टर सेशन का 8 पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो है वायरिंग पे बेस्ड है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जेई लेवल एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि इसमें एक नया क्वेश्चन आ ही जाता है इससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप मेक श्योर कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। और अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक है वो वहाँ पे पड़ा होगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला जा रहा है कि द चीपेस्ट सिस्टम ऑफ इंटरनल वायरिंग इज, ऐसा कौन सा वायरिंग का मेथड है या सिस्टम है जो कि सबसे सस्ता पड़ता है। तो जो क्लीट वायरिंग है ये क्या होती है, चीपेस्ट। और अगर आपसे पूछे कि महंगी कौन सी होती है, तो आपकी जो कैपिंग वायरिंग है। और कौन सी, कंड्यूट, मतलब लेट मी चेंज द कलर। ये जो केसिंग एंड कैपिंग है और ये जो कंड्यूट है, ये काफी महंगा मेथड है इंटरनल वायरिंग का। क्यों? क्योंकि इसमें हाईली स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है। हाईली स्किल्ड लेबर, हाईली स्किल्ड लेबर, और हाईली स्किल्ड लेबर का जो पेमेंट है वो भी ज्यादा होता है। तो इसलिए हम क्लीट वायरिंग को यूज करते हैं अगर आपको पैसे बचाने हो तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये कई बार पूछा जा चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि चीपेस्ट मेथड ऑफ इंटरनल वायरिंग कौन सा है, तो वो है क्लीट वायरिंग। राइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है जो हमारा पहला क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि हाईली स्किल्ड लेबर्स इज रिक्वायर्ड इन। तो किस मेथड में बहुत ज्यादा स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है, तो वह है कंड्यूट एंड केस एंड कैपिंग, मतलब बी एंड सी। सो बोथ बी एंड सी विल बी द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि द रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर इज ऑलवेज इन। तो देखिए फ्यूज वायर मैंने पावर सिस्टम में बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाया है। आप पावर सिस्टम प्रोटेक्शन की प्लेलिस्ट में जाना, वहां से फ्यूज वायर का जो डिटेल वर्जन है वो आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे हमें डिटेल में नहीं जाना है, तो सिर्फ आपको रेटिंग पूछी जा रही है। तो जो रेटिंग होती है फ्यूज वायर की वो होती है एम्पियर में। एक और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि जो फ्यूज है वो किस तरह की डिवाइस है, पावर लिमिटिंग, करंट लिमिटिंग, वोल्टेज लिमिटिंग, या ऐसा कुछ। तो हमेशा याद रखिएगा, फ्यूज इज अ करंट लिमिटिंग डिवाइस। करंट लिमिटिंग डिवाइस, पावर लिमिटिंग और वोल्टेज लिमिटिंग डिवाइस नहीं है ये, करंट लिमिटिंग डिवाइस है। क्योंकि अगर करंट एक लेवल से ज्यादा बढ़ जाता है तो आई स्क्वायर आर लॉस बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हीट बढ़ने की वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और जो फ्यूज वायर है वो मेल्ट हो जाता है, जिससे हमारा सर्किट ओपन हो जाता है और हमारा जो एपरेटस है या इक्विपमेंट है वो सेफ रहता है। तो इसीलिए फ्यूज वायर को बोला जाता है इट इज़ अ करंट लिमिटिंग डिवाइस। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो फ्यूज वायर है वो किस तरह से कनेक्ट होता है सर्किट में। मतलब जिस सर्किट को, जिस इक्विपमेंट को आपको प्रोटेक्ट करना है उसके साथ सीरीज में लगाओगे या पैरेलल में लगाओगे। तो फ्यूज वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक और क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि जो फ्यूज वायर है वो किसमें, आपको पता तो है कि सर्किट के साथ सीरीज में लगाना है, बट किस में लगाओगे आप, फेज वायर में, न्यूट्रल वायर में। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये हम कभी भी आप न्यूट्रल वायर में नहीं लगाओगे। नेवर कनेक्ट इन न्यूट्रल वायर, कभी भी फ्यूज को न्यूट्रल वायर में कनेक्ट नहीं किया जाता है। करेक्ट। इसका अगर रीजन आपको पता करना है तो मैं पावर सिस्टम में पढ़ा चुका हूं। एक और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि जो फ्यूज है वो डैमेज हो गया है। एक क्वेश्चन आता है आपको कि जो फ्यूज है वो डैमेज हो गया है, उसका मतलब क्या होता है कि फ्यूज जल गया है, फ्यूज टूट गया है,
या फ्यूज मेल्ट हो गया है। तो फ्यूज हमेशा क्या होता है, मेल्ट होता है। मैंने बताया ना यहाँ पे, करंट एक लिमिट से अगर ज्यादा हो गई तो क्या होगा, आई स्क्वायर आर लॉस, यानी कि हीट लॉस इंक्रीज हो जाएगा। हीट लॉस इंक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और ये टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि जो फ्यूज वायर है उसे मेल्ट कर देगा। तो फ्यूज वायर हमेशा मेल्ट होता है, कभी भी बर्न या ब्रोकन ऐसा कुछ ऑप्शन में मत लगाइएगा। एक और क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि फ्यूज वायर को यूज करने की मैक्सिमम लिमिट क्या होती है, मतलब कितने लिमिट तक हम फ्यूज वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अब आपको यहाँ पे भी ऑप्शन में वो कंफ्यूज कर सकता है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जो रेटिंग है फ्यूज वायर की वो हमेशा एम्पियर में दी जाती है। तो जो मैक्सिमम लिमिट है क्या वो वोल्ट में होगी, नहीं, वो भी किस में होगी, एम्पियर में। तो फ्यूज वायर का यूज हमेशा मैक्सिमम 200 एम्पियर तक किया जा सकता है। मैक्सिमम रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर कैन बी ऑफ 200 एम्पियर। एक और क्वेश्चन यहां से आपका बनता है फ्यूज वायर से कि जो फ्यूज वायर है वो, या आप ऐसा बोल सकते हो कि जो फ्यूज वायर की करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो डायमीटर के साथ उसका रिलेशन कैसा होता है, ये समझ रहे हो आप। फ्यूज वायर का करंट कैरिंग कैपेसिटी के साथ उसके डायमीटर का क्या रिलेशन होता है। तो करंट carrying capacity is directly proportional to diameter of fuse wire की पावर 1.5। ये कभी भूलिएगा मत, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बेस्ट मटेरियल बताइए, अच्छा आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि बेस्ट मटेरियल कौन सा है फ्यूज वायर बनाने के लिए। बेस्ट मटेरियल कौन सा है फ्यूज वायर को बनाने के लिए, यहां तक समझ में आया। एक और क्वेश्चन इससे क्या पूछा जाता है कि जो फ्यूज मटेरियल है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए। तो आप में से कई लोग बोलोगे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, बट मान लीजिए हाई मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जो फ्यूज वायर है वो जल्दी मेल्ट नहीं होगा, उसको मेल्ट कराने के लिए, पिघलाने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। अब मुझे बताइए, यहाँ पे आपने लगाया है फ्यूज वायर और यह है आपका मान लीजिए लोड। आपको इस लोड को प्रोटेक्ट करना है तभी तो आपने फ्यूज लगाया है यहाँ पे। अब मान लीजिए फॉल्ट आ गया, फॉल्ट की वजह से करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस फ्यूज को चाहिए कि ये ऑपरेट करे। बट ये फ्यूज कब ऑपरेट करेगा, जब ये मेल्ट होगा। मेल्ट कब होगा, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, मतलब इसको मेल्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत चाहिए और हाई करंट फ्लो हो रही है, बट मान लीजिए उतनी ही करंट सफिशियंट नहीं हुई इस फ्यूज को मेल्ट कराने के लिए और ये फ्यूज मेल्ट नहीं हुआ, फिर तो हमारा लोड तो गया काम से। इसलिए हम चाहते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा करंट इंक्रीज हो ये फ्यूज वायर तुरंत मेल्ट हो जाए और हमारे सर्किट को ओपन कर दे। इसीलिए फ्यूज वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कम। और एक और पॉइंट इसमें बनता है, फ्यूज वायर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होता है। तो फ्यूज वायर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से। ये दो टर्मिनल्स हो गए, ये फ्यूज वायर हमने शो कर दिया साइनसोइडल फॉर्म में। ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है फ्यूज वायर का। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि जो अंडरग्राउंड केबल है उसको बिछाने के लिए कौन सा मेथड का यूज किया जाता है, डायरेक्ट लेन सिस्टम, ड्रॉइंग सिस्टम, सॉलिड सिस्टम। तो इसका आंसर है ऑल। ये सारे मेथड हम यूज करते हैं किसी भी अंडरग्राउंड केबल को बिछाने के लिए। ये बात समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला जा रहा है कि एल्यूमिनियम कंडक्टर कैन बी ज्वाइंट बाय विच मेथड। अगर आपको दो एल्यूमिनियम कंडक्टर को ज्वाइन करना है तो
आपको किस मेथड की जरूरत पड़ेगी? तो हमेशा दो एल्यूमिनियम कंडक्टर को ज्वाइन करने के लिए कंप्रेशन का यूज किया जाता है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है। जैसा आपने देखा होगा, जो कोल्ड ड्रिंक्स की कैन वगैरह आती है वो एल्यूमिनियम की बनी होती है, राइट? तो आप देख सकते हो उसको कभी कैंची से कट करना बहुत आसानी से कट हो जाएगा। तो दो एल्यूमिनियम कंडक्टर को कट करने के लिए हम कंप्रेशन का यूज करते हैं। बट यहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर एक एल्यूमिनियम कंडक्टर है और एक कॉपर कंडक्टर है, तो इनको अगर आपको ज्वाइन करना है तो किस मेथड का यूज आप करोगे? बताइए। तो आप यूज करोगे पहला सोल्डरिंग का, दूसरा कंप्रेशन का। आइदर यूज सोल्डरिंग और कंप्रेशन, इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हो आप एल्यूमिनियम और कॉपर कंडक्टर को जोड़ने के लिए। सोल्डरिंग आप जानते हो कैसे करते हैं, लैब में आपने किया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है कि द इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड इन पावर केबल्स। पावर केबल्स में किस टाइप का इंसुलेटिंग मटेरियल यूज किया जाता है? तो पॉलिथीन आप यूज करोगे तो वो हीट की वजह से क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। यहाँ पे हम यूज करते हैं पेपर का। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब एक चीज और पूछा जाता है आपसे कि जो इंसुलेटिंग केबल्स है वो मैक्सिमम इंडिया में कितने किलोमीटर तक लेकर जा सकती है, यूज करी जा सकती है या बिछाई जा सकती है? तो ये मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 60 किलोमीटर तक, 60 किलोमीटर तक मैक्सिमम हम एक बार में किसी केबल को यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो केबल है वो काफी कॉस्टली होती है। केबल में जो इंसुलेशन का खर्च है वो काफी होता है, क्योंकि आप ट्रांसमिशन लाइन के केस में देख लीजिए, सिर्फ हम एक कंडक्टर को लेते हैं और 200 किलोमीटर तक लेके जाते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, 6 लेयर होती है, 6-7 लेयर होती है केबल के केस में। तो 6 लेयर का जो खर्च है वो काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, इसीलिए सिर्फ 60 किलोमीटर तक यूज किया जाता है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए अगर, कि जब आप केबल को बिछा रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो आपके बगल में बिल्डिंग है उसकी फाउंडेशन है उससे कितनी दूरी होना चाहिए। बिल्डिंग से कुछ ना कुछ तो क्लियरेंस होना ही चाहिए, तो वो क्लियरेंस कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी रूल्स? तो वो क्लियरेंस होना चाहिए 10 सेंटीमीटर का मिनिमम, राइट? 10 सेंटीमीटर का जो मिनिमम गैप है वो होना चाहिए। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा लैंप है जो बहुत ज्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन में सस्टेन नहीं कर पाता और फ्यूज हो जाता है? तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन सबसे कम इनकैंडेसेंट लैंप झेल सकता है। ये जल्दी खराब हो जाता है अगर आपका वोल्टेज बहुत ज़्यादा वेरी हो रहा है। और सोडियम वेपर लैंप को आप जानते हो कहाँ पे यूज़ करते हैं? स्ट्रीट लाइटिंग में। फ्लोरोसेंट लैंप हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, वाइट लाइट ये देता है। कार्बन आर्क लैंप यूज़ होता है सिनेमा प्रोजेक्टर्स में। सिनेमा प्रोजेक्टर्स में। और जो इनमें से सबसे कम सहनशील होता है वोल्टेज फ्लक्चुएशन को झेलने में वो होता है इनकैंडेसेंट लैंप। पीला वाला बल्ब जो आता था 100 वाट का, वो वाला बल्ब है इनकैंडेसेंट लैंप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जो अर्थ वायर है, अर्थ वायर आप लोगों को पता है क्या होता है? अर्थ वायर जो है वो किस चीज का बना होता है? तो वो बना होता है स्टील का, गैल्वेनाइज्ड स्ट्रैंडेड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थिंग इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो अर्थिंग इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो किस पोजीशन पे रखे जाते हैं ग्राउंड में? तो ये वर्टिकली रखे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, प्लेट, पाइप? तो देखिए अर्थिंग इलेक्ट्रोड किसी भी टाइप में हो सकते हैं, जैसे ये पाइप के फॉर्म में हो सकते हैं, रॉड के फॉर्म में हो सकते हैं, प्लेट के फॉर्म में हो सकते हैं, वायर के फॉर्म में हो सकते हैं। ये सभी फॉर्म में जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड्स हैं वो हमें मिलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
और ये वर्टिकली प्लेस किए जाते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए, ये फ्यूज वायर के बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया था कुछ देर पहले, और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था कि कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि कौन सा मटेरियल सबसे बेस्ट है फ्यूज को बनाने के लिए, फ्यूज के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्मिनल्स आर देयर इन एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर में टोटल कितने टर्मिनल्स होते हैं? तो हमें टोटल 4 टर्मिनल्स मिलते हैं इन द केस ऑफ एनर्जी मीटर। कौन कौन से? आर, वाई, बी और एक न्यूट्रल। टोटल 4 टर्मिनल्स होते हैं इन द केस ऑफ 3 फेज एनर्जी मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक और चीज, एनर्जी मीटर में जो ऐसा कौन सा टॉर्क है जो एनर्जी मीटर में प्रेजेंट नहीं होता, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। विच टॉर्क इज एब्सेंट। जैसा कि मैंने आपको मीटर के केस में बताया था कि 3 तरह के टॉर्क हमें देखने को मिलते हैं। पहला होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दूसरा होता है कंट्रोलिंग टॉर्क और तीसरा होता है डैम्पिंग टॉर्क। तो कौन सा टॉर्क एब्सेंट होता है इन द केस ऑफ एनर्जी मीटर, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। हाँ, एक और क्वेश्चन मुझे बताइए कि अर्थ की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है जब हमारा मॉइस्चर कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है। तो अर्थ की भी आप जानते हो कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी होती है। तो अर्थ की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है अगर ग्राउंड का जो मॉइस्चर है वो कम हो जाए। कितना कम हो जाए? बिलो 20%। बिलो 20% अगर अर्थ का मॉइस्चर कम हो जाता है तो जो अर्थ की रेजिस्टिविटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन पावर लाइन विथ। तो देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपकी 60 किलोमीटर लंबी केबल है और अगर आपका इसका इंसुलेशन टेस्ट करना है, इंसुलेशन टेस्ट करना है, तो कौन सा इक्विपमेंट आप लगाओगे? आप लगाओगे मेगर। मेगर क्या करता है? वेरी हाई रेजिस्टेंस या इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के काम में आता है। अब बताइए, 60 किलोमीटर की अगर लाइन है तो आप हर जगह जा जाके इंसुलेशन चेक करोगे? ऐसा तो इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं कि एक एंड पे खड़े होके हम मेगर का यूज करते हैं। अगर मेगर इनफाइनाइट रीडिंग दे रहा है, इसका मतलब इंसुलेशन कहीं पे क्या है, या इस तरह से समझिए कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था मेजरमेंट के केस में कि जो मेगर है वो एक तरह का क्या होता है, एम मीटर, बट जो स्केल है वो उल्टा हो जाता है। जैसे ये अगर एम मीटर है, इनिशियली हमारा पॉइंटर किस पोजीशन पे है? 0 पोजीशन पे। ये 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, मान लीजिए ये है 100 एम्पियर। तो अगर हम इसकी स्केल को उल्टा कर दें तो यही हमारा बन जाएगा ओम मीटर। या मेगर का थोड़ा सा अलग होता है, बट जो कोर कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर किसी भी सर्किट में करंट 0 है तो रेजिस्टेंस कितना होगा? इनफाइनाइट। तो यहां पे आप बोल सकते हो 0 पोजीशन पे जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? इनफाइनाइट। धीरे धीरे जो करंट है हमारी इस डायरेक्शन में इंक्रीज होती जा रही है, तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज होता चला जाएगा। तो जैसे ये इनफाइनाइट था तो ये 1000 ओम आ गया, फिर यहाँ पे आ गया 500 ओम, 100 ओम, यहाँ पे 0 ओम। जब फुल करंट हमारी जा रही है तो रेजिस्टेंस कितना है? 0। तो ये मेगर की हेल्प से हम यहाँ पे कनेक्शन करते हैं और जो पॉइंटर है उसे देख के बता सकते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस जो है केबल का वो डैमेज हुआ है या नहीं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द साइज ऑफ केबल यूज्ड इन, सॉरी यहाँ पे वायर लिख लीजिएगा। द साइज ऑफ वायर और कंडक्टर यूज्ड इन केबल्स डिपेंड ऑन। तो मैंने आपको बताया है कि हमेशा जो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर है
क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर वो किस चीज पे डिपेंड करता है? करंट रेटिंग पे। और जो इंसुलेशन का रिक्वायरमेंट है, इंसुलेशन रिक्वायरमेंट यानी कि कितना इंसुलेशन यूज होगा, वो किस पे डिपेंड करता है? वोल्टेज रेटिंग पे। राइट, इसको मैं प्रूफ करा चुका हूं या डिटेल में इसका डेरिवेशन करा चुका हूं कि कैसे हम डिसाइड करते हैं, ये पावर सिस्टम में मैं करा चुका हूं। तो जहां भी अगर क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें तो ये करंट रेटिंग डिसाइड करती है, इंसुलेशन का जो रिक्वायरमेंट है ये वोल्टेज रेटिंग डिसाइड करता है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? वायर और कंडक्टर यूज्ड, साइज ऑफ वायर और कंडक्टर यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि करंट रेटिंग। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपका 3 पिन प्लग होता है, आपने देखा होगा। इस तरह का 3 पिन प्लग होता है आपका। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 3 पिन प्लग में से जो थर्ड पिन होती है वो किसके लिए होती है? अगर कोई भी 3 पिन प्लग है आपके पास तो वो तीसरा पिन जो होता है वो क्या काम में आता है? तो वो आता है अर्थ कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। एक होता है फेस, देखिए, थर्ड पिन is used to provide earth connection। एक होता है फेस, दूसरा होता है न्यूट्रल, तीसरा होता है अर्थ कनेक्शन। करेक्ट। यहीं पे आपको अगर कलर कोड पूछा जाए कि इंडियन कलर कोड क्या होता है, फेस किस कलर का होता है, न्यूट्रल किस कलर का होता है और अर्थ किस कलर का होता है, तो ये हर कंट्री में थोड़ा थोड़ा डिफर करता है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो 3 वायर हमारे पास होते हैं, फेस, अर्थ, न्यूट्रल। तो जो लाइव वायर होता है उसे हम रेड कलर से शो करते हैं। इंडिया का जो कलर कोड है वो है रेड। न्यूट्रल के लिए हम यूज करते हैं ब्लैक, अर्थ के लिए हम यूज करते हैं ग्रीन। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन ऐसा कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो आपका आरसीसी पोल है उसका वेट ज्यादा होता है या कम होता है, मेंटेनेंस ज्यादा होता है या कम होता है? तो वेट आपने देखा होगा, जो आरसीसी वाले पोल होते हैं पहले वुडन पोल यूज होते थे बट वो जल्दी खराब हो जाते हैं। तो जो आरसीसी पोल है उसका वेट बहुत ज्यादा होता है, हाई वेट, और उसका मेंटेनेंस कम होता है। तो ये एडवांटेज है आरसीसी पोल्स का। और एक होता है वुडन पोल, एक होता था पहले, अब तो ज्यादा यूज नहीं होता है, वुडन पोल्स। तो आप बता सकते हो कि वुडन पोल का जो लाइफ स्पैन है वो कितना होता है? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।